हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हमारे बायोलॉजी टॉपिक का क्लास 11th का द नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने ये सोचा कि अब आप लोगों को न्यू सिलेबस के क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हैं 11th क्लास के लिए, आप लोग प्रैक्टिसेस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ कि एक्चुअली में हमारे 11th के सिलेबस में बायो में है क्या टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर तो हम लोगों ने कम्प्लीटली एकदम फिनिश्ड कर लिया है। भले ही हम लोगों ने छोटा छोटा टॉपिक क्लियर किया है, कवर किया है, लेकिन वो कंप्लीट टॉपिक आप लोगों के लिए एकदम क्लियर है। ठीक है, आप लोग मेरा पूरा ऑल टोटल वीडियोस चैप्टर 1 का देखिएगा, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा कि उस चैप्टर में एक्चुअली में है क्या। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड में क्या था। अब हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर को लेकर चलते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को किस तरह का पढ़ाई करा रही हूँ। मैं आप लोगों को मेनली करके एनसीईआरटी से फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, मेनली करके एनसीईआरटी इसलिए फॉलो कर रही हूँ कि अप टू 90% वेटेज ऑफ मार्क्स एनसीईआरटी से रहता है। आप लोग जानते होंगे ये नीट एग्जाम्स के लिए अप्रॉक्स 90% मार्क्स आपका एनसीईआरटी से रहता है। ठीक है, और बोर्ड्स के लिए तो कंप्लीट आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है किसी और बुक को फॉलो करने की। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी से ही हम लोग ज़्यादातर टर्म्स एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। लेकिन कुछ एक टॉपिक ऐसा है जिसमें अगर कॉन्सेप्चुअल व्यू देना है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर आपका करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाऊँगी। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। मेरा वीडियोस जो भी रहेगा वो छोटा छोटा टर्म्स के लिए रहेगा, लेकिन छोटे पार्ट्स में ही मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो आज हम लोग इस चैप्टर को जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों से आप लोगों का ओवरव्यू जानना चाहूँगी कि किस तरह से इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आप लोग क्लास बचपन से ही साइंस पढ़ रहे हैं। ओके, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि साइंस में 2 ब्रांचेज होती हैं, बायोलॉजी एंड फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस बायोलॉजी को आप लोग अलग से पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ये बायोलॉजी में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड एक्चुअली में है क्या वो हम लोगों ने जान लिया है। ओके, उसके अंदर हम लोगों ने उसमें एक कैटेगराइजेशन भी किया था, टेक्सोनोमिक कैटेगरी बोल के टॉपिक था, वो भी हम लोगों ने कवर किया है। अब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। मीनिंग ये है कि सिंस की इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे वर्ल्ड में है, उस डाइवर्सिटी को, उस बायोडाइवर्सिटी को हमें कम्प्लीटली जानना है कि आखिर इस डाइवर्सिटी में कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स बहुत तरह के हैं। अगर मैं अभी नाम आपको बताऊं तो सारा ही नाम आपके दिमाग में एकदम से कवर कर जाएगा, घूम जाएगा कि यस ये सब तो है। सबसे पहले इस वर्ल्ड में बैक्टीरियाज आए थे, उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी आए, उसके बाद धीरे धीरे करके लाइफ का स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, इस वर्ल्ड में तो लाइफ का जैसे स्टार्टिंग हुआ, एक बैक्टीरिया जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उससे स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद फिर आगे चल के बहुत सारा डेवलपमेंट, इवोल्यूशनरी वर्क चलता रहा, जिसमें क्या हुआ, इतना ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेशीज़ हो गया है कि उन सब के बारे में हमें जानकारी लेना भी ज़रूरी है। ओके, तो इस चैप्टर में आपको उन सारे स्पेशीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको बताया जाएगा कि सारे क्या क्या स्पेशीज़ एक्चुअली में इस वर्ल्ड में हैं। ओके, और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं नीट में, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको कई सारे साइंटिस्ट का नाम लर्न करना पड़ेगा। ओके, हर चीज़ की खोज किसी न किसी साइंटिस्ट ने की थी, तो कई सारे साइंटिस्ट का नाम आपको मिलने वाला है। हर एक टॉपिक का डिस्कशन इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में आपको कौन सा साइंटिस्ट इंक्लूडेड है उसने क्या बताया था। ओके, ये सब थिंग्स आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का द मेन टॉपिक, कि ये जो क्लासिफिकेशन था इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। ओके, इसका स्टार्टिंग एक स्पेशल साइंटिस्ट जो कि
कहे जाते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी इन्होंने किया था। जो हमारे एनसीईआरटी बुक में द फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, कौन थे फादर ऑफ बायोलॉजी? द साइंटिस्ट एरिस्टोटल, ठीक है, द साइंटिस्ट एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम मार्क कर लीजिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्टली, ये इन्होंने आखिर किया क्या था जो इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी की उपाधि मिल गई? इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। ओके, क्या क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने? इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स और एनिमल्स का। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था श्रब्स, क्या नाम था, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। ओके, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स में। आप लोग भी जानते होंगे, बचपन से आप लोग ये टॉपिक जानते हैं कि ट्रीज जो प्लांट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन किया वो बस मॉर्फोलॉजिकल व्यू देखकर किया। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी 2 टर्म्स आप लोग अब बायो में जानेंगे। एक टर्म होता है मॉर्फोलॉजिकल, ओके, और एक टर्म होता है एनाटॉमिकल। ओके, मॉर्फोलॉजिकल का मीनिंग जो चीज़ें, जो विशेषताएं हम लोग सामने से देखकर पता करते हैं उसे मॉर्फोलॉजिकल विशेषताएं कहते हैं। ओके, समझ में आया? देखने में जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, और यही इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। ओके, तो प्लांट्स को एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने जब देखा कि प्लांट्स तरह तरह के हैं हमारे आसपास, एक प्लांट है जो काफ़ी बड़ा है उसको उन्होंने ट्री नाम दे दिया, एक प्लांट जो थोड़ा छोटा है उसे उन्होंने हर्ब नाम दे दिया, फिर और जो छोटा उसे उन्होंने श्रब नाम दे दिया। तो क्या क्या नाम बताया उन्होंने? ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स। ओके, इन 3 पार्ट्स में उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया। नेक्स्टली अब उन्हें दिखाई दिया कि इस वर्ल्ड में एक एनिमल बोल के भी टर्म मौजूद है। ओके, तो एनिमल टर्म को उन्होंने अब 2 दूसरे कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, दैट इज द एनिमल दैट हैव रेड ब्लड ऑफ रेड कलर। ठीक है, एक एनिमल जिसका ब्लड रेड कलर का है और एक एनिमल जिसका ब्लड रेड नहीं है। ओके, तो एनिमल्स को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसका ब्लड लाल है और जिसका ब्लड लाल नहीं है। ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग रीड कीजिएगा, आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो ये थे द साइंटिस्ट एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्होंने किया क्या था? उन्होंने मेनली करके प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था, द एनिमल्स दैट हैव रेड ब्लड एंड द एनिमल्स दैट डू नॉट हैव रेड ब्लड। ओके, ये था एरिस्टोटल। अब हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट थिंग। अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा मतलब लोगों में इच्छा होने लगी कि और ज़्यादा हम लोग खोज करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं ह्यूमन का नेचर है कि बस इतने पर ही वो रुकना नहीं चाहते हैं। ह्यूमन का नेचर ही है और मिले हमें, और मिले, मतलब हमेशा वो और की उम्मीद करते हैं। वो किसी भी चीज़ पर एक बार फिक्स नहीं होते हैं कि बस इतने से हो गया, ऐसा नहीं। तो जब फर्स्ट साइंटिस्ट ने ऐसा बताया बायोलॉजी के बारे में, तो उसके बाद और भी साइंटिस्ट लोग आगे आने लगे कि हमें भी कुछ खोज करनी है। अब आगे फिर बढ़ा। ठीक है, तो आगे एक और साइंटिस्ट आए, दैट इज नोन एज थियोफ्रेस्टस। ठीक है, द साइंटिस्ट दैट इज थियोफ्रेस्टस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, उन्हें फादर ऑफ बोटनी कहा जाता था। ओके, बस अपने माइंड में रखिएगा। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, जिन्हें फादर ऑफ बोटनी कहा जाता था। ओके, फादर ऑफ बोटनी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी सिस्टम को थोड़ा सा और प्रोपगेट कर दिया, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्टली आए अब द लिन्यूअस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, द लिन्यूअस। लिन्यूअस कार्ल वॉक, क्या नाम है फुल नेम? द कैरोलस लिन्यूअस। ये टॉपिक हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी कंप्लीट किया था, दैट इज कैरोलस लिन्यूअस।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है हमारे लिए। लिन्यूअस को और किस नाम से जाना जाता है? लिन्यूअस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, अब लिन्यूअस ने क्या किया? लिन्यूअस ने अब सिंपल एंड सिंपल उन्होंने भी मॉर्फोलॉजिकली ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, सिर्फ प्लांटी एंड एनिमेलिया में। ओके, लिन्यूअस ने भी सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। इनको क्या कहा जाता है? इनके क्लासिफिकेशन को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन आता है कि हु प्रपोज्ड द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो आंसर है द लिन्यूअस। ठीक है, द कैरोलस लिन्यूअस। द कैरोलस लिन्यूअस हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ओके, तो जब उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने तो बस 2 ही चीज़ों का ध्यान रखा, एक प्लांट और एक एनिमल। ओके, एक प्लांटी एंड एक एनिमेलिया। ओके, तो जब उन्होंने ऐसा काम किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, हमारे एनसीईआरटी के थ्रू भी आता है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आता है, या हमारे नीट में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। डीमेरिट के बारे में आता है कि लिन्यूअस ने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके ऐसा बता दिया कि ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ ओनली 2 टाइप्स दैट आर प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उन्होंने क्या गलतियाँ की, वो बातें उन्होंने जब सोची तो उसमें उनकी क्या गलतियां रह गई थी। तो अब आप लोगों को इन डीमेरिट्स को क्लियरली जानना है कि क्या डीमेरिट्स उनका रह गया था। तो देखिए, द कैरोलस लिन्यूअस का डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स के बारे में अगर हम लोग जाने तो बता सकते हैं, आप लोग को भी दिमाग में आ रहा होगा कि क्या लिन्यूअस ने कह दिया था बस प्लांट और एनिमल, क्या इतना ही है? सोचिए आप लोग, क्या इतना ही है? क्या यही ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास दिखते हैं, सिर्फ प्लांट और एनिमल बस? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। हमारे आसपास और भी तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस है, जो कि आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन है, दैट आर कॉल्ड द बेसिस ऑफ, दैट इज सेल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। ओके, सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, देन नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कई सारे बेसिस हैं जिन पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इन चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली नहीं हम लोग को देखना है, हम लोग जब इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस कैसा है, ओके, उनमें और भी थिंग्स अभी मैंने बताया आप लोगों को, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कई तरह के थिंग्स को लेके हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में सोचे तो कई तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग लें एक फंगस को और एक नॉर्मल प्लांट को, मैंगो ट्री को, ओके, तो क्या ये दोनों सेम है? एक फंगस और एक मैंगो ट्री, क्या ये दोनों सेम हैं? हम लोग इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो लिन्यूअस ने ऐसी गलतियां की थी, उन्होंने ये सब सोचा ही नहीं कि क्या फंगस और प्लांट एक में रह सकते हैं। फंगस तो ठहरा हेट्रोट्रॉपिक और प्लांट जो मैंगो है वो तो ठहरा ऑटोट्रॉपिक। ओके, तो दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। ओके, बस ये कह सकते हैं कि वो एनिमल की तरह नहीं है, फंगस एनिमल की तरह नहीं है, वो है प्लांट की ही तरह, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन टोटली डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। ओके, तो ये तो था एक एग्जाम्पल। अब इसी तरह से लिन्यूअस की ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर कई सारे डिमेरिट्स आए। क्या क्या डिमेरिट्स थे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लिन्यूअस ने अपने क्लासिफिकेशन में इस चीज़ को तो मेंशन किया ही नहीं कि ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं, जो मल्टी सेलुलर हैं, सारे एक ही कैटेगरी में कैसे चले जाएंगे। ओके, प्लांट हैं, प्लांट में आप ब्लू ग्रीन एल्गी को देख लीजिए जो यूनिसेलुलर है,
और वहीं पर प्लांट में आप मैंगो ट्री को देख लीजिए। क्या इन दोनों को हम लोग एक ही कैटेगरी में डाल सकते हैं? नहीं, ठीक है, नहीं डाल सकते हैं। लेकिन लिन्यूअस ने ऐसा किया तो ये तो गलत हुआ ना, उनका ये डिमेरिट हो गया। ओके, तो इस तरह से लिन्यूअस ने बहुत सारी गलतियां की, कई सारी गलतियां हैं। दैट डिमेरिट्स आर डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स में लिन्यूअस ने एक और गलती की डिमेरिट में कि उन्होंने सेल स्ट्रक्चर को नहीं ध्यान में रखा। ओके, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मेकिंग कैसा है, वो बना कैसे है सेल। ओके, कोई एक टर्म जो कि डिफरेंट चीज़ों से बना है, कोई एक टर्म जो कि डिफरेंट चीज़ों से बना है, दोनों को एक ही कैटेगरी में उन्होंने डाल दिया। ठीक है, जस्ट एज एग्जाम्पल हम लोग फंगस की बात अभी कर रहे थे। फंगस का जो सेल वाल होता है वो काइटिन का बना होता है, और यही प्लांट जो मैंगो ट्री है उसका सेल वाल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। तो क्या इन दोनों को हम लोग एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक आ गया, ये आ गया हमारा एनाटॉमिकली। एक तरह से हम लोग इन कैटेगरीज को हम लोग एनाटॉमिकली सर्च कर रहे हैं। ओके, तो जब हम लोगों ने एनाटॉमिकली देखा तो हमें समझ में आया कि लिन्यूअस ने कई गलतियां की थी। ओके, उन गलतियों को अब सुधारने का टाइम आया। अब जब उनका सुधार होगा तब वो किस तरह से डिविजन्स करेंगे, किस तरह से क्लासिफिकेशंस होगा उनका, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो लिन्यूअस की डिमेरिट्स को हम लोग एक नोट बना करके लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या डिमेरिट्स दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिमेरिट लिखेंगे। द फर्स्ट डिमेरिट in two kingdom classification, bacteria, blue green algae and eukaryotes that gymnosperm angiosperm placed in the same group. Okay, क्या होगा? फर्स्ट फर्स्ट डिमेरिट क्या था कि लिन्यूअस कैन क्लासिफाई all plants and animals in two categories. He did not classifies the eukaryotes and प्रोकैरियोट्स। ठीक है, क्या किया उन्होंने? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई नहीं किया, मतलब डेवलप्ड सेलुलर स्ट्रक्चर और अनडेवलप्ड सेलुलर स्ट्रक्चर को उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। ओके, द नेक्स्ट वन उन्होंने सेल्स को जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है उनका बेसिस भी फिक्स नहीं किया। ओके, द यूनिसेल्युलर्स and multicellulars cannot be clearly classified. Okay, thirdly cell composition. ठीक है, cell composition should not be क्लासिफाइड। ओके, उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिन्यूअस का जो डिमेरिट था उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 4, यूग्लिना का पोजीशन तो किसी तरह से क्लियर हुआ ही नहीं। ओके, द पोजीशन ऑफ यूग्लिना इज नॉट फिक्स्ड। तो क्या था इसका मतलब क्या है? इन सारे टर्म्स का मतलब आप लोगों को मैं बता देती हूँ, एग्जाम्पल्स आप लोग अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, द फर्स्ट वन दैट इज लिन्यूअस कैन क्लासिफाई ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टू कैटेगरीज। ही डिड नॉट क्लासिफाई द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मतलब कि
लिनियस ने किसी भी तरह से ये क्लासिफाई नहीं किया कि जो ऑर्गेनिज्म हम लोग प्लांट में और एनिमल में प्लेस कर रहे हैं वो डेवलप्ड है या नहीं है डेवलप्ड। ओके, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, वो प्रोकैरियोट होता है। ऑलवेज बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया को अगर हम लोग प्लांट में डाल दें तो ये तो गलत है ना, या हम लोग उसे एनिमल में डाल दें तो ये भी गलत है। ओके, उसका कोई एक क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं बैक्टीरियाज का, तो ये तो डिमेरिट में आ गया ना यहाँ पर। ओके, नेक्स्टली देखिए, द यूनिसेलुलर्स और मल्टीसेलुलर्स कैन नॉट बी क्लियरली क्लासिफाइड। यूनिसेलुलर्स एक अमीबा और एक मल्टीसेलुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप ले लीजिए, उसको भी क्लियरली क्लासिफाई नहीं किया गया। अमीबा को हम लोग एनिमल में डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन वही एनिमल में एक बड़ा हाथी भी आता है, तो क्या अमीबा और बड़ा हाथी दोनों एक जैसा है? नहीं है ना, तो ये नहीं हो पाया क्लियरली। ठीक है, द सेकेंड वन, सेल कॉम्पोजिशन शुड नॉट बी क्लासिफाइड। अभी मैंने आप लोगों को बताया सेल कॉम्पोजिशन में आता है, दैट इज एक फंगस को आप लोग ले लीजिए, एक प्लांट को आप लोग ले लीजिए। फंगस का जो कैरेक्टर, जो कॉम्पोजिशन रहता है, सेल वाल उसका काइटिन नाम के मटेरियल का बना होता है। यही एक नॉर्मल प्लांट का, नॉर्मल जो मैंगो प्लांट हुआ, गुआवा प्लांट हुआ, उसका सेल वॉल ये सेलुलोज का बना होता है। तो ये तो दोनों में टोटली डिफरेंस आ गया ना, तो ये डिफरेंस के कारण ये दोनों अलग हो गए, लेकिन इनको लिनियस ने प्लांट में प्लेस कर दिया था। ओके, तो क्लियरली तो हुआ नहीं इसका क्लासिफिकेशन। अब देखिए द लास्ट वन, पोजीशन ऑफ यूग्लिना इज नॉट फिक्स्ड। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हम लोग कहते हैं कि ये पार्शियल हेट्रोट्रॉप है एंड पार्शियल ऑटोट्रॉप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन क्लियरली नहीं हो पाया। ओके, इस यूग्लिना को हम लोग ना ही एनिमल में डाल सकते हैं ना ही प्लांट में डाल सकते हैं। ओके, तो इसका तो कोई पोजीशन फिक्स हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये सारे टर्म्स डिमेरिट्स के रूप में सामने आए आफ्टर द एज ऑफ लिनियस। ओके, तो इस कारण से फिर और ब्रॉड सेंस में क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा। आगे फिर क्लासिफिकेशंस हुए कई तरह के, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। ओके, अच्छा, इसमें आप लोग को एक और चीज़ समझना है कि लिनियस ने जो भी क्लासिफिकेशन किया था, बस उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर किया था। एनाटॉमिकल उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आगे चल के ऐसा भी आएगा टर्म। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यही टर्म्स आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझना है। एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है। आपके एनसीईआरटी में द फर्स्ट पैराग्राफ में ये टोटल टर्म्स गिवन है, आप लोग उसको रीड कीजिएगा अच्छे से, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो उसे शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।